हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं विंड पावर प्लांट के बारे में। तो चलिए आज का देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे विंड पावर प्लांट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है यार कि हमें हौसला रखना है। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे तो डेफिनेटली हमें मंजिल मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज सेल्फ जनरेटिंग टाइप। इनमें से कौन सा पावर स्टेशन को हम सेल्फ जनरेटिंग टाइप कंसीडर नहीं करते हैं, जो स्वतः इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में बेटा क्या करते हैं कि जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और देन टरबाइन ब्लेड आपका घूमता है इसी वाटर की पोटेंशियल एनर्जी के कारण और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रो जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। तो ये क्या है, एक सेल्फ जनरेटिंग टाइप है। गैस में भी सेम ऐसा ही होता है, गैस टरबाइन मूव कर जाती है। न्यूक्लियर में भी हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करा के जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ डेवलप्ड और उस हीट की मदद से हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं और उससे स्टीम टरबाइन रोटेट करेगी, जनरेटर उसी से कपल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर गैस या हाइड्रो या न्यूक्लियर ये तीनों तरह के जो हैं ये सारे के सारे सेल्फ जनरेटिंग हैं। लेकिन विंड अगर देखा जाए तो विंड पावर प्लांट इज़ नॉट अ सेल्फ जनरेटिंग टाइप। रीज़न क्या है कि जो विंड है वो बेसिकली सोलर एनर्जी का बाई प्रोडक्ट होता है। तो सिंपली विंड एनर्जी क्या होती है, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सोलर एनर्जी। तो कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि यार विंड एनर्जी है क्या एक्चुअली, तो ये सिंपल एक सोलर एनर्जी का बाई प्रोडक्ट है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए कि जितनी भी सोलर एनर्जी आपके अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही है उसका लगभग 2% जो सोलर एनर्जी है वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सेल्फ जनरेटिंग कौन सा नहीं है। आंसर क्या है, विंड एनर्जी सेल्फ जनरेटिंग नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सेल्फ जनरेटिंग टाइप हैं, बट विंड एनर्जी इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ सेल्फ जनरेटिंग टाइप। क्लियर है बेटा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं कि किस तरह से हम विंड का फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्मली विंड का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो बेसिकली जब भी आप देखोगे कि सपोज़ यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका सी है, सपोज़ ये आपका क्या है, सी है, यहाँ पर क्या है, वाटर है और ये एरिया जो है ये क्या है, लैंड है। तो जब भी सोलर एनर्जी आपके वाटर सरफेस पे पड़ेगी या लैंड के सरफेस पे पड़ेगी तो नॉर्मली जो लैंड है वो ज़्यादा तेज़ी से हीटअप होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर की तुलना में जो लैंड होता है, लैंड का सरफेस ज़्यादा तेज़ी से हीटअप होगा। तो अगर लैंड का सरफेस हीटअप होगा तो यहाँ पर एक गर्म हवा आएगी और ये गर्म हवा ऊपर उठने लगेगी और यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर क्रिएट करेगा लो प्रेशर। और यहाँ पर जब आप सी सरफेस पे आओ, वाटर सरफेस पे, तो ये वाटर सरफेस क्या होते हैं, ये काफ़ी देर में हीटअप होते हैं। देन नॉर्मली अगर देखा जाए तो अभी इनका एयर क्या है, कूल है। देन कूल एयर के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बेटा, यहाँ प्रेशर होगा हाई, तो ये हो जाएगा हाई प्रेशर। तो नॉर्मली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगा, विंड आपकी फ्लो कर जाएगी। दैट मीन्स ये कूल एयर क्या करेगा, इस वार्म एयर की जगह ले लेगा और ये वार्म एयर ऊपर उठ जाएगी और जो हवा है वो क्रिएट हो जाएगी और ये हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण या प्रेशर डिफरेंस के कारण जो अनइवन टेम्परेचर है अलग अलग सरफेस पे, देन वहाँ पे हवा का बहाव होने लगता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये ध्यान रखना है कि डे टाइम में क्या होता है कि जो लैंड होता है वो वाटर सरफेस की तुलना में तेज़ी से हीटअप होगा। देन यहाँ की हवा गर्म होती है, ये गर्म हवाएं ऊपर उठने लगेंगी और जबकि वाटर सरफेस पे जो कूल एयर है ये एयर उसकी गर्म हवाओं की जगह लेने लगेगा। देन इसी से विंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और रात के समय यही प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स अब लैंड से सी साइड आपके हवाएँ बहने लगेंगी। तो इसीलिए दिन के समय देखा जाता है तो हमेशा समुद्र से लैंड साइड हवाएँ बहती हैं
लेकिन जब रात के समय आप देखोगे तो इस लैंड साइड से आपकी हवाएं समुद्र की ओर बहने लगती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से विंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो हमें लिखने हैं। पहला नोट में पहला हम लिखेंगे नॉर्मली फर्स्ट पार्ट जो है बेटा कि विंड क्या है, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सोलर एनर्जी। विंड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सोलर एनर्जी। विंड सोलर एनर्जी का एक बाई प्रोडक्ट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो लगभग आपके जो भी अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है उसका 2% विंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो सन होता है जैसे ही लैंड और वाटर पे शाइन करेगा या सोलर एनर्जी जैसे ही इसके सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो लैंड तेज़ी से हीट अप होता है, फास्टर दैन द वाटर। वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेज। कूल एयर क्या होगा, ओवर द वाटर मूव्स और उसके जगह को घेर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाटर का क्या होने लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर का मूवमेंट होने लगेगा। तो ड्यूरिंग डे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम एयर एबव लैंड heats up faster than air above water, than air above water। and जो आपकी warm air है, that warm air above land rises and heavier cooled air takes place। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वार्म एयर है वो क्या हो जाती है, राइज कर जाती है और जो भी आपके हैवियर कूल्ड एयर हैं वो उसकी जगह ले लेती है और जैसे उसका टेक प्लेस करेगी दैट मीन्स आपके विंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट फॉर्म्ड विंड या विंड इज़ क्रिएटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली जब भी सन की लाइट पड़ती है वाटर पे तो यहाँ पर वाटर देरी से गर्म होता है, तो यहाँ पे अभी भी एयर कूल रहेगी और ये हैवी रहेगी तो हाई प्रेशर है। और जबकि लैंड पे जो है वो ज़्यादा हीट अप फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, देन यहाँ पर नॉर्मली हवाएं गर्म हो जाती हैं और ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। तो ये ठंड हवाएं उस गर्म हवाओं की जगह लेने लगती हैं और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण हमेशा क्या होने लगता है, एक हवा बहने लगती है। तो विंड का फॉर्मेशन किस तरह से हो गया ये आपको पता चल गया है बेटा। नाइट टाइम में अगर देखा जाए तो यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। तो एट नाइट दिस प्रोसेस इज़ रिवर्स्ड। नाइट में ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है और जबकि अब वाटर क्या रहेगा, वो गर्म रहेगा। तो वाटर की तरफ गर्म हवाएं रहेंगी जो कि ऊपर उठ जाएंगी और लैंड की तरफ आपकी हवाएं क्या रहती हैं, बेसिकली ठंडी रहती हैं, जो हैवियर रहती हैं। देन यहाँ पर अब लैंड से वाटर की तरफ आपके हवा का बहाव होने लगता है। इज़ दैट क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द एवरेज विंड वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड ऑन अर्थ। किसी जो भी अर्थ है उस अर्थ पे जो एवरेज विंड वेलोसिटी है वो कितनी ऑब्जर्व की जाती है। तो नॉर्मली जो एवरेज विंड वेलोसिटी है उसको हम मेज़र करते हैं अनीमोमीटर के द्वारा। एक इंस्ट्रूमेंट है अनीमोमीटर जिसकी मदद से हम एवरेज विंड वेलोसिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो जब भी विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो विंड स्पीड इज़ मेजर्ड बाय अनीमोमीटर। ध्यान रखना है, विंड स्पीड किसके द्वारा मेज़र किया जाता है, अनीमोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। विंड स्पीड को अगर देखा जाए तो इट्स यूनिट इज़, विंड स्पीड की जो यूनिट है इट्स यूनिट इज़ नॉटिकल माइल्स पर आवर। तो इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो नॉट में होती है और ये नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है बेटा नॉटिकल माइल पर
पर आवर। तो ये ध्यान रखना है कि जो विंड स्पीड होती है वो हमेशा मेज़र की जाती है अनीमोमीटर के द्वारा। इसकी जो यूनिट होती है वो नॉट में दी जाती है, और नॉट क्या होता है, नॉटिकल माइल पर आवर होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो एवरेज विंड वेलोसिटी है जो ऑब्जर्व की गई है अर्थ पे वो 9 मीटर पर सेकेंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है, द एवरेज विंड वेलोसिटी ऑब्जर्व ऑन द अर्थ इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यार, कि विंड की स्पीड हम अनीमोमीटर के द्वारा मेज़र करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है विंड स्पीड की वो नॉट में दी जाती है, नॉटिकल माइल पर आवर में। और जो एवरेज विंड वेलोसिटी अर्थ पे ऑब्जर्व की जाती है वो 9 मीटर पर सेकेंड होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो हवाएं कहीं पे बहती भी नहीं है, ज़ीरो हो जाती है उसकी स्पीड, और कहीं पे स्टॉर्म फोर्सेस भी रहते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से हवाएं बहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है कि कितनी एवरेज विंड स्पीड होती है, तो ऑलमोस्ट 9 मीटर पर सेकेंड की विंड स्पीड होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द VAWT कंसीडरिंग विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन में VAWT का मतलब क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो ये विंड टर्बाइन की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें विंड टर्बाइन की, तो विंड टर्बाइन दो तरह की होती हैं। विंड टर्बाइन कितने तरह की होती हैं, दो तरह की। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो आते हैं हम विंड टर्बाइन के क्लासिफिकेशन पे और विंड टर्बाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बेटा विंड टर्बाइन का काम क्या होता है, बेसिकली जो विंड टर्बाइन होती हैं वो जो भी विंड की काइनेटिक एनर्जी है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, विंड टर्बाइन बेसिकली इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो विंड टर्बाइन बेसिकली क्या होती हैं, ये नॉर्मली जो भी विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। अब इसमें दो चीज़ है बेटा, नॉर्मली स्टूडेंट्स को हर जगह दो डाउट्स होते हैं, यार विंड मिल्स क्या है और विंड टर्बाइन क्या है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ बेटा, यहाँ डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें विंड मिल्स की तो हम यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस देखेंगे कि विंड मिल्स क्या होता है और दूसरा विंड टर्बाइन क्या होता है। विंड मिल्स की बात करें तो यदि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली मशीनरी के द्वारा, जैसे कि आपके विंड पंप्स हो सकते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स हो सकते हैं, तो नॉर्मली अगर जो मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्टली इन मशीनरी के द्वारा यूज़ हो रही है उसको हम विंड मिल्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि विंड मिल्स में सपोज विंड पंप्स हैं, तो विंड पंप क्या करते हैं कि नॉर्मली ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं आपके विंड मिल से, और जैसे ही हवाएं बहती हैं तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्टली इस मशीनरी से जुड़ी हुई होती है। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्टली इन मशीनरी के द्वारा इस्तेमाल की जाती है सच एज पंप्स और ग्राइंडिंग स्टोन्स, देन मशीन इज कॉल्ड एज विंड मिल्स। तो ये मशीन क्या कहलाती हैं, विंड मिल्स कहलाती हैं। जबकि टरबाइन में ऐसा नहीं है। विंड टरबाइन क्या करता है, जो भी विंड एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यही मैकेनिकल एनर्जी जो है वहाँ जनरेटर कनेक्टेड होता है, और जो कि जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विंड टर्बाइन क्या करता है, इट बेसिकली कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ड्राइविंग अ जनरेटर कनेक्टेड टू इट। तो विंड टर्बाइन क्या करता है, विंड टर्बाइन बेसिकली जो विंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है बाय ड्राइविंग अ जनरेटर कनेक्टेड टू इट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि विंड टर्बाइन जो है विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल में। नहीं, विंड टर्बाइन विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल में, और यही विंड टर्बाइन से जुड़ा होता है आपका जनरेटर जो कि इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल में। तो विंड टर्बाइन बेसिकली क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। लेकिन विंड मिल्स का काम क्या है, विंड मिल्स का काम केवल और केवल जहाँ पे हम डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी को उन मशीनरी के द्वारा यूज़ कर लेते हैं। तो विंड मिल्स में क्या है कि इफ मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड डायरेक्टली बाय मशीनरी
मशीनरी सच एज, क्या क्या वो मशीनरी हो सकते हैं, विंड पंप हो सकता है और ग्राइंडिंग स्टोन हो सकते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन, अनाज वगैरह को ग्राइंड करने के लिए हम ग्राइंडिंग स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो द मशीन इज़ कॉल्ड एज, द मशीन इज़ कॉल्ड एज क्या कहलाता है, विंड मिल्स कहलाता है। तो ये मशीन क्या कहलाता है, विंड मिल्स कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मशीनरी के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली यूज़ हो रही है, देन वो मशीन हमेशा विंड मिल्स कहलाता है। लेकिन विंड टरबाइन की अगर हम बात करें तो विंड टरबाइन के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी विंड एनर्जी है ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो विंड टरबाइन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी into electrical by driving a generator connected to it, by driving a generator connected to it। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो यार, दो पिक्चर मेंशन हुआ है। ये पिक्चर आपका विंड मिल्स का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये ब्लेड से जैसे ही आपका विंड आएगा, हवा बहेगी, तो ये ब्लेड क्या कर जाएंगे, ये आपका रोटर रोटेट कर जाएगा और जैसे ही रोटर रोटेट करेगा देन डायरेक्टली इससे कपल्ड होंगे आपके पंप्स वगैरह या ग्राइंडिंग स्टोन्स वगैरह, जो कि आपकी वाटर पंप्स या आपके ग्राइंडिंग जो ग्रेन्स वगैरह हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि विंड मिल्स में हम मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं बाय द मशीनरी, बट विंड टरबाइन में ऐसा नहीं है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली विंड मिल्स के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, बट जब आप विंड टरबाइन की बात करेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो केवल 2 या 3 ब्लेड्स यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोटर वगैरह की केवल ज़रूरत होती है, बट यहाँ पर हम देखें तो रोटर के साथ साथ गियर बॉक्स वगैरह और उसके साथ साथ डिफरेंट ड्राइव्स की भी रिक्वायरमेंट होती है विंड टरबाइन में। विंड मिल्स का इस्तेमाल केवल और केवल जैसे कि आपके वाटर पंपिंग में या ग्राइंडिंग स्टोन्स में हम यूज़ करते हैं, जबकि विंड टरबाइन का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यार विंड मिल्स और विंड टरबाइन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि विंड टरबाइन के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन। ये आपका डायग्राम विंड टरबाइन का है और ये किसका है, विंड मिल्स का है। दिस इज कॉल्ड एज विंड टरबाइंस WT और ये क्या है, विंड मिल्स WM। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन। तो बेटा अगर टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन की बात करें तो बेसिकली जो विंड टरबाइन हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला, इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो टाइप है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और दूसरा इसको हम कहते हैं बेटा वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है HAWT और VAWT ये 2 तरह के आपके विंड टरबाइन होते हैं। HAWT का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, जबकि VAWT का मतलब है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो ब्लेड होता है टरबाइन का, अगर वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रोटेट कर रहा है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है, देन ये क्या कहलाएगा, आपके वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन कहलाएंगे। और अगर यही ब्लेड आपके पैरेलल टू द ग्राउंड रोटेट कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या कहलाएंगे बेटा, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्लेड का रोटेशन है, सपोज ब्लेड का रोटेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस रोटेशन का एक्सिस ये है और ये एक्सिस इस ग्राउंड से क्या है, पैरेलल है। तो जब भी आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ग्राउंड के पैरेलल होगा तो ये क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो रोटेशन होगा वो रोटेशन कुछ इस तरीके का हो सकता है। देन यहाँ पर रोटेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है बेटा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्राउंड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ग्राउंड के अगर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। क्लियर है।
तो अब हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि यार दो तरह के विंड टरबाइन हो गए, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। यहाँ पर हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की। तो चलिए देखते हैं क्या है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। तो इसमें अगर देखा जाए कि ब्लेड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ऑन एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ब्लेड होता है, ब्लेड इज रोटेटिंग on an axis perpendicular to the ground, क्लियर है बेटा। तो हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर एक्सिस पे ब्लेड आपका क्या होगा, रोटेट करेगा। इसमें अगर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की हम बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन होते हैं। कौन कौन से, जैसे पहला अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेवोनियस विंड टरबाइन। सेवोनियस विंड टरबाइन। बेटा सेवोनियस विंड टरबाइन की अगर हम बात करें तो ये बहुत स्लोली रोटेट करता है बट हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसका इस्तेमाल ग्राइंडिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपनी लो स्पीड के कारण ये हमेशा अनसुटेबल होता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो सेवोनियस विंड टरबाइन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये फिगर आपका सेवोनियस विंड टरबाइन का है। दिस इज सेवोनियस विंड टरबाइन। कौन सा टरबाइन होता है, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होता है। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका रोटेशन इस दिशा में होगा, जब भी एयर फ्लो करेगी तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, इसलिए ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है। ये हमेशा स्लोली रोटेट करेगा सेवोनियस विंड टरबाइन, हाई टॉर्क डेवलप करेगा। ये ग्राइंडिंग ग्रेन्स और वाटर पंपिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, लेकिन अपनी स्लो रोटेशन के कारण ये जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अनसुटेबल होता है, सुटेबल नहीं है। दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो फ्लैपिंग पैनल विंड टरबाइन है। कौन से, फ्लैपिंग पैनल विंड टरबाइन। फ्लैपिंग पैनल, ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो टरबाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैपिंग पैनल विंड टरबाइन है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डैरियस विंड टरबाइन, तीसरा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंड टरबाइन है, किसमें, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंड टरबाइन है डैरियस। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका डैरियस विंड टरबाइन डैरियस विंड टरबाइन की अगर हम बात करें बेटा तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। इसमें अगर देखा जाए तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और नॉर्मली अगर देखें तो ये 2 या 3 ब्लेड से बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 ब्लेड या 3 ब्लेड का होता है, और इसमें ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि डैरियस विंड टरबाइन इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इट इज़ नॉर्मली बिल्ड विथ 2 और 3 ब्लेड्स। इनके स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एग बीटर टाइप हो सकता है। कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके, एग बीटर टाइप, या आपके एच रोटर टाइप हो सकते हैं, एच रोटर टाइप। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये एग बीटर टाइप आपके डैरियस विंड टरबाइन का स्ट्रक्चर है। कौन सा टरबाइन है ये, डैरियस विंड टरबाइन का स्ट्रक्चर है। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पे नॉर्मली इसको सपोर्ट करने के लिए हमें वायर की यूज़ होती है, और इसी वायर को हम क्या बोलते हैं, इसी वायर को हम गाय वायर बोलते हैं। क्लियर है। तो गाय वायर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, बेसिकली सपोर्ट के लिए करते हैं फॉर द डैरियस विंड टरबाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में डैरियस विंड टरबाइन जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इज़ दैट क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेवोनियस विंड टरबाइन, डैरियस विंड टरबाइन, फ्लैपी पैनल, और उसके साथ साथ फोर्थ अगर हम देखें तो गिरो मिल विंड टरबाइन। कौन से, गिरो मिल विंड टरबाइन। तो ये आपके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने होंगे कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के एग्जाम्पल क्या हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन कौन सा इसमें से है, कौन सा नहीं है। तो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के एग्जाम्पल क्या हो गए, सेवोनियस, फ्लैपिंग पैनल, डैरियस विंड टरबाइन और गिरो मिल विंड टरबाइन।
क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एडवांटेज क्या होते हैं, बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो नॉर्मली अगर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के एडवांटेज देखें बेटा, तो नॉर्मली इसमें जो जनरेटर और गियर बॉक्स हैं उनको हम आसानी से ग्राउंड पे प्लेस्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये पोर्शन, इसी में आपके जनरेटर एंड गियर बॉक्स होते हैं, गियर बॉक्स। तो जो जनरेटर और गियर बॉक्स होते हैं उसको हम नॉर्मली ग्राउंड पे प्लेस्ड कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी यार्ड ड्राइव की ज़रूरत हमें नहीं होती है टू टर्न द रोटर अगेंस्ट द विंड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एडवांटेज है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का। पहला एडवांटेज क्या है कि जो जनरेटर और गियर बॉक्स हैं उनको हम ग्राउंड पे ही प्लेस्ड कर देते हैं, और दूसरा किसी भी यार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं है जिसको हम विंड के अगेंस्ट रोटर को घुमाने के लिए, ठीक है। तो विंड के अगेंस्ट रोटर को घुमाने के लिए, उसको टर्न करने के लिए नो नीड ऑफ एनी या ड्राइव, और इजी टू बिल्ड होता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक्स का ज्ञान नहीं भी है तो भी हम इसको आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो दीज आर लो टू ग्राउंड, जहाँ पर विंड स्पीड क्या होती है, लोएस्ट होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, इनमें गाइड वायर की ज़रूरत होती है और मेंटेनेंस भी काफ़ी इनका डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के एडवांटेज क्या हैं? पहला, जो भी आपके जनरेटर एंड गियर बॉक्स हैं, गियर बॉक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन ग्राउंड। तो जो भी जनरेटर और गियर बॉक्स हैं उसको हम ग्राउंड पे क्या करते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस यूनिट में आप देख सकते हैं कि जनरेटर और गियर बॉक्स को हम ग्राउंड में प्लेस्ड कर देते हैं। बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में जनरेटर और गियर बॉक्स हमेशा क्या होंगे, ऊपर ही आपके टावर पे ही प्लेस्ड होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर यार्ड ड्राइव की आवश्यकता नहीं होती है, तो नो नीड ऑफ यार्ड ड्राइव टू टर्न द रोटर अगेंस्ट द विंड। नेक्स्ट, अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें कि इसके ड्रॉबैक्स या इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं बेटा, तो इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो डेरियस टरबाइन जैसे कि आपने देखा कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था। दूसरा, रिक्वायर गाई वायर, यहाँ पर हमें गाई वायर की ज़रूरत होती है, रिक्वायर गाई वायर, एंड डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस। क्लियर है बेटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो विंड टरबाइन कितने तरह के, दो तरह के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में हमने आपको कंप्लीट बता दिया, तो अब आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कि व्हाट इज VAWT कंसीडरिंग विंड टरबाइन। VAWT का मतलब क्या है, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। इज दैट क्लियर बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रोटर के टाइप के बिहाफ पर द टरबाइन यूज्ड फॉर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के लिए कौन सा टरबाइन इस्तेमाल होता है? सेवोनियस, वाउंड रोटर, प्रॉपलर, मल्टीपल ब्लेड। यहाँ पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा, सेवोनियस हो जाएगा, क्योंकि सेवोनियस टरबाइन क्या है, एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का एग्जाम्पल है। बाकी वाउंड रोटर, प्रॉपलर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। मल्टीपल ब्लेड हों, प्रॉपलर टाइप हों, ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के एग्जाम्पल्स होंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल्स। मतलब इनमें से कौन सा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल का टाइप नहीं है? तो बेटा मल्टी ब्लेड टरबाइन या मिल, ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल के एग्जांपल्स हैं, सेल हो, प्रोपेलर हो। बट जो डैरियस होता है, डैरियस टरबाइन जो क्या है, एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल नहीं है। तो डैरियस जो है वो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
हम बात करते हैं यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन क्या होते हैं। तो मोस्टली जो कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के ही होते हैं, और इसमें जो एक्सिस जो ब्लेड ऑफ रोटेशन का एक्सिस है वो एक्सिस हमेशा पैरेलल होता है टू द विंड फ्लो। तो इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू द विंड फ्लो। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्सिस होती है ये एक्सिस क्या होती है, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द विंड फ्लो। तो विंड फ्लो की एक्सिस क्या होती है, पैरेलल। तो ये आपके जो आप देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के एग्जांपल्स हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसमें अप विंड टरबाइन हो सकता है, डाउन विंड टरबाइन हो सकते हैं, या श्राउडेड विंड टरबाइन और मल्टी ब्लेड टरबाइन। तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पर? पहला ये आप देख सकते हो कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अप विंड, दिस इज कॉल्ड एज अप विंड टरबाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपविंड टरबाइन में बेसिकली हम टेलविंड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन विंड टरबाइन है, जहाँ पे विंड क्या कर रहा है कि ब्लेड पे स्ट्राइक करने के पहले टावर्स के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और यहाँ पर टेलविंड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज डाउन विंड टरबाइन। इसमें अगर आप देखें तो ब्लेड को क्रॉस करने के पहले ये क्या कर रहा है, ब्लेड से स्ट्राइक करने के पहले ये टावर को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको हम डाउन विंड बोलते हैं। और यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती है टेलवेन की, बट यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है यही पोर्शन कहलाता है टेलवेन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेलवेन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमेशा इस जो ब्लेड है इसको विंड को फेस करने के लिए हम हमेशा टेलवेन का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? अपविंड टरबाइन में। तीसरा श्राउडेड विंड टरबाइन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज श्राउडेड विंड टरबाइन, श्राउडेड विंड टरबाइन। उसके साथ साथ और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मल्टी ब्लेड टरबाइन हो सकते हैं। तो सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपको समझ में आने चाहिए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के। तो एग्जांपल्स हमने आपको बता दिए, अप विंड टरबाइन है, डाउन विंड टरबाइन है, श्राउडेड विंड टरबाइन है, मल्टी ब्लेड टरबाइन है। इसके एडवांटेज अगर देखें तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन से ज़्यादा होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं एंड लेस एक्सपेंसिव होते हैं। तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं इनके? एडवांटेजेस बेटा अगर इनके एडवांटेज देखें तो पहला, हायर एफिशिएंसी, इट हैज़ हायर एफिशिएंसी देन वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की तुलना में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। दूसरा, सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, जैसा कि आपने देखा कि जो आपके वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थे, बट ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। तीसरा, यहाँ पर इनकी जो कॉस्ट होती है वो एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस कम होती है, देन दीज आर लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट, अगर इनके हम ड्रॉबैक्स की बात करें कि इसका ड्रॉबैक या इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें यार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है और हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इट रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस एंड नीड ऑफ यार्ड ड्राइव। तो यार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट बेटा ये ध्यान देना है कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में नहीं होती है, बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में यार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है। इज दैट क्लियर? आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कंपोनेंट इन द विंड पावर प्लांट कंट्रोल द एंगल ऑफ ब्लेड whenever the wind changes by rotating the angle of blades to cut the maximum wind। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है विंड पावर प्लांट में जो कि जब भी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके एंगल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जो भी विंड ब्लेड्स होते हैं वो मैक्सिमम विंड को कट कर सकें और मैक्सिमम पावर का हम जनरेशन कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इन सारी चीज़ों को, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द ले आउट ऑफ विंड पावर प्लांट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, ये विंड पावर प्लांट का लेआउट है जहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का इस्तेमाल किया है। तो कौन सा ये विंड टरबाइन है? दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। तो बेसिकली मोस्टली आप हमेशा विंड पावर प्लांट्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हब है। नॉर्मली ये आपके जो है रोटर ब्लेड्स हैं, ये इससे कपल्ड आप देखेंगे तो इससे कपल्ड, इसी से कपल्ड ये आपका एक गियर बॉक्स सिस्टम है। और गियर बॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल केवल और केवल किस लिए होता है? ताकि हम क्या कर सकें, इस जो रोटेशन है उस रोटेशन को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपके लो स्पीड शाफ्ट हैं। कौन से शाफ्ट हैं? इसको हम बोलते हैं लो स्पीड शाफ्ट। और इस पोर्शन पे आप देखेंगे जो जनरेटर को कनेक्ट करता है गियर बॉक्स से, उसको हम बोलते हैं हाई स्पीड शाफ्ट, हाई स्पीड शाफ्ट। तो ये आप देख सकते हो कि गियर बॉक्स और हब से जो कनेक्टेड है वो क्या है? आपके लो स्पीड शाफ्ट हैं। और जो गियर बॉक्स और जनरेटर से कनेक्टेड है उसको हाई स्पीड शाफ्ट कहते हैं। ये गियर बॉक्स का काम क्या होता है कि जो भी लो स्पीड है इसको हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देना। जनरेटर का काम क्या है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है, रोटेशन, उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? इलेक्ट्रिकल में। और ये इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ पे जाएगी? पावर कन्वर्टर में। और ये पावर कन्वर्टर अगर देखें देन फाइनली ट्रांसफार्मर की मदद से इसको स्टेप अप करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और इसी पावर का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं? बैटरी वगैरह को चार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका स्टोरेज के लिए भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कंप्लीट लेआउट आपको समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली जो विंड एनर्जी है भाई, जो विंड एनर्जी है उस विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? विंड टरबाइन की मदद से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस मैकेनिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? विद द हेल्प ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये कंप्लीट जो है आपका लेआउट है विंड पावर प्लांट्स का। अब इसको आपको समझना है कि जो विंड पावर प्लांट्स में ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या है। तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको आपको समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आप देखिए कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कंप्लीटली, इस कंप्लीट पोर्शन को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो इसी कंप्लीट पोर्शन को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये आपका बेसिकली क्या होता है? ये विंड की डायरेक्शन है। ऐसे ही विंड क्या हो रही है ये आप देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की डायरेक्शन है। तो विंड फ्लो के पैरेलली आप देखें तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस विंड फ्लो के क्या है? पैरेलल है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बोलते हैं। तो जैसे ही ये विंड आएगी, ये विंड ब्लेड क्या करेंगे? इस एयर को मैक्सिमम क्या करेगा? कट करेगा। और जैसे इसको कट करेगा ये क्या करता है? मूव करता है, ये रोटेशन करता है। क्लियर है? और अगर ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक पिच सिस्टम है। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ पिच सिस्टम। इस पिच सिस्टम का काम क्या है ये मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ब्रेक है या ड्राइव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या मोटर, ये टावर है। इसी टावर के ऊपर आप देखेंगे तो ये पूरी जनरेटर और गियर बॉक्स यूनिट है। अनीमोमीटर है। ये अनीमोमीटर यूज़ किस लिए हुआ है? ताकि हम जो भी एयर स्पीड है उसको हम मेज़र कर सकें। और इसको हम नैसेल कहते हैं। नैसेल का मतलब क्या है कि दिस इज़ द combined, this is the complete unit of जनरेटर, गियर बॉक्स एंड शाफ्ट। तो जो भी शाफ्ट, कंट्रोलर, जनरेटर, गियर बॉक्स या पिच सिस्टम है, इन सब का एक कंबाइंड यूनिट जो है, उन कंप्लीट कवरिंग जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? नैसेल बोलते हैं। क्लियर है? ये आपके शाफ्ट अगर देखें तो ये हाई स्पीड शाफ्ट है जो कि जनरेटर को क्या कर रहा है? तेज़ी से रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शाफ्ट क्या कहलाता है? लो स्पीड शाफ्ट। तो हाई स्पीड शाफ्ट है और लो स्पीड शाफ्ट है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो हम वन बाय वन यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टावर की। तो टावर का काम क्या होता है बेसिकली? अगर हम बात करें, जो टावर है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिस पे रोटेटिंग ब्लेड को हम माउंट करते हैं। तो इट इज़ अ स्टील स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्टील structure on which rotating blade is
माउंटेड। तो ध्यान रखना है टावर क्या है, टावर एक ऐसा स्टील स्ट्रक्चर है, टॉल स्ट्रक्चर है, जिस पर हम रोटेटिंग ब्लेड को क्या करते हैं, माउंट करते हैं। जितना ज़्यादा टावर की ऊंचाई होती जाएगी उतना ज़्यादा पावर आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दूसरा अगर बेटा हम बात करें तो सेकंड क्या है, रोटर। रोटर क्या है, रोटर नॉर्मली क्या करते हैं, हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड से कनेक्टेड होते हैं, और जब भी विंड क्या करती है, फ्लो करती है, या विंड हवा जब भी बहती है, तो ये ब्लेड क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, जो भी विंड का ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको रोटेशनल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और शाफ्ट को घुमाने लगते हैं। तो और जनरेटर इसी शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जो इस मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो रोटर क्या होते हैं, रोटर इज बेसिकली कनेक्टेड टू अ हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड्स। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना समझ जाना कि रोटर क्या होते हैं, एक हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड से कनेक्टेड होते हैं। और जब भी यहाँ पे ये पोर्शन आप देख पा रहे हो यार, ये पोर्शन जो है ये सिंपली क्या है, रोटर का है। तो ये सिंपली ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन किसका है, रोटर का है। तो जब भी आपके विंड क्या होंगे, हाई स्पीड विंड आएगा, देन ये विंड को क्या करेंगे, नॉर्मली कन्वर्ट कर देंगे किस में, रोटेशन में। और ये रोटेशन में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कनेक्टेड किससे होते हैं, इसी से कनेक्टेड शाफ्ट होता है, शाफ्ट घूम जाएगा, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर इसी से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। क्लियर है। तो रोटर क्या करता है, विंड की जो मोमेंट है उसको रोटेशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ रोटर, अगर रोटर के लिए लिखूँ तो इट कन्वर्ट्स हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट इनटू रोटेशन। क्लियर है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट है उसको रोटेशन में कन्वर्ट कर देगा और शाफ्ट को रोटेट कर देगा। शाफ्ट रोटेट होगा तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें शाफ्ट, तो यहाँ पर शाफ्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली शाफ्ट दो तरह के होते हैं। पहला लो स्पीड शाफ्ट होता है और दूसरा हाई स्पीड शाफ्ट होता है। तो शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट वो पार्ट होता है जो कि नॉर्मली क्या है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जनरेटर को ड्राइव करने के लिए। और शाफ्ट यहाँ पे विंड टरबाइन में दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा, पहला जो है उसको हम बोलते हैं लो स्पीड शाफ्ट। तो फर्स्ट इज लो स्पीड शाफ्ट और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हाई स्पीड शाफ्ट। लो स्पीड शाफ्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली लो स्पीड शाफ्ट जो है वो एक्सटर्नल गियर बॉक्स और रोटर ब्लेड्स को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये एक्सटर्नल गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है, ये कंप्लीट आपके गियर बॉक्स हैं और ये आपका रोटर ब्लेड है। तो ये जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट किसको कनेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल गियर बॉक्स और रोटर ब्लेड को। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, लो स्पीड शाफ्ट, क्योंकि इसका रोटेशन क्या है, बहुत कम है। तो ये लगभग अगर जो इसका रोटेशन होता है वो लगभग आपके 30 से 60 RPM तक का होता है। दूसरा अगर हम बात करें हाई स्पीड शाफ्ट, तो हाई स्पीड शाफ्ट का जो कनेक्शन होता है वो जनरेटर को कनेक्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाई स्पीड शाफ्ट है हमारे, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये जनरेटर को कनेक्ट कर रहा है। तो नॉर्मली हाई स्पीड शाफ्ट किस लिए होते हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 1000 से लेके 1800 RPM तक हो जाती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाई स्पीड शाफ्ट इट इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर। किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू जनरेटर। और ये किससे कनेक्टेड होता है, ये रोटर ब्लेड से कनेक्टेड होता है। इज दैट क्लियर। रोटर ब्लेड का जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो केवल 30 से 60 RPM है, लेकिन गियर बॉक्स की मदद से हमने इसके स्पीड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, हाई कर दिया है 1000 से लेकर 1800 RPM तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें गियर सिस्टम का काम है किस लिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो गियर सिस्टम होते हैं वो केवल और केवल इनकी रोटेशनल स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। तो ये ध्यान रखना है, गियर सिस्टम इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ
रोटेशन। तो गियर सिस्टम का इस्तेमाल केवल और केवल रोटेशन की स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये रोटेशन की स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। कैसे? नॉर्मली पहले आपके 30 से 60 आरपीएम तक की स्पीड थी, इसको बढ़ा के गियर सिस्टम क्या कर दिया, इसको गियर सिस्टम बढ़ा के लगभग 1000 से लेके 1800 आरपीएम तक कर देता है। तो विद द हेल्प ऑफ गियर ट्रेन सिस्टम हमने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं बेटा पिच ड्राइव की, कि पिच ड्राइव है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पिच ड्राइव का हमने इस्तेमाल किया है, जिसका कनेक्शन हमने इसी रोटर ब्लेड से, यहाँ पे ये रोटर सर्किट है, इसके पास हमने किया है। तो पिच ड्राइव बेसिकली अगर देखा जाए जो पिच सिस्टम है, इसका जो यूज़ होता है वो केवल और केवल विंड टरबाइन के ब्लेड के एंगल को एडजस्ट करने के लिए होता है विद रेस्पेक्ट टू द विंड फ्लो। मतलब जैसे जैसे हवा की डायरेक्शन चेंज होती जाती है वैसे वैसे ही हम विंड टरबाइन के ब्लेड के जो एंगल है इसकी भी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हवा की डायरेक्शन यार चेंज हो जाए और हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई, आपका विंड टरबाइन का जो रोटेशन या जो भी पोजीशन है वो वैसा ही रह गया। नहीं, हवा की डायरेक्शन किसी भी दिशा में हो सकती है। तो जैसे जैसे हवा की डायरेक्शन अगर चेंज होगी उसी हिसाब से आपको विंड ब्लेड की भी पोजीशन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है या एडजस्ट करना होता है। तो इसके लिए हम पिच ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली पिच ड्राइव किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू एडजस्ट, इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट the angle of, adjust the angle of wind blade with respect to the wind, to the wind। तो विंड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो भी विंड ब्लेड हैं टरबाइन के, उसके एंगल को एडजस्ट करने के लिए हम पिच ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिच ड्राइव किस लिए यूज़ होता है, तो पिच ड्राइव का इस्तेमाल हम केवल और केवल जब भी हवा की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसी हिसाब से हम ब्लेड के एंगल को भी चेंज करते हैं या एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे यार्ड ड्राइव की। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में यार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं होता है। ये केवल और केवल किस में होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम हमेशा ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारा विंड टरबाइन है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सके हर समय। और जो यार्ड ड्राइव होता है वो हमेशा क्या करता है कि जो भी जैसे जैसे विंड डायरेक्शन आपकी, जैसे जैसे आपका विंड डायरेक्शन होगा उसी के सिमिलरली ये हमेशा रोटर को क्या करता है, फेस करने के लिए इंश्योर करता है। तो यार्ड ड्राइव किस लिए यूज़ होगा? इट इज़ यूज टू कीप द रोटर फेसिंग इनटू द विंड एज द विंड डायरेक्शन चेंजेस। तो जैसे जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होती जाती है, यार्ड ड्राइव ये इंश्योर करता है कि यार जो रोटर है वो हमेशा इस विंड को क्या करता रहे, फेस करता रहे। तो यार्ड ड्राइव किस लिए होगा? इट इज़ यूज टू इंश्योर, इट इज़ यूज टू इंश्योर या इट इज़ यूज टू कीप the rotor facing into the wind, keep the rotor facing into the wind as wind direction changes, as wind direction चेंजेस। तो जैसे जैसे विंड डायरेक्शन आपका चेंज होता जाता है ये हमेशा क्या करता है, रोटर को, हवा को हमेशा फेस करने के लिए बनाए रखता है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम हमेशा यार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी यार्ड ड्राइव है। तो बेसिकली अगर सपोज़ हवा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी तो हवा की डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी तो यहाँ पर ये यार्ड ड्राइव क्या करता है, इसको मूव करेगा और इसको मूव करके इस डायरेक्शन में कर देगा ताकि रोटर जो है उस हवा की डायरेक्शन को क्या कर सके, फेस कर सके। क्लियर है? तो हवा की डायरेक्शन को फेस करने के लिए जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो कर रही है उसको फेस करने के लिए जो आपका रोटर है उसमें चेंजेस लाना है तो उसके लिए यार्ड ड्राइव का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसकी एंगल में जो चेंज लाना है उसके एंगल में चेंज लाने के लिए हम बेसिकली पिच ड्राइव का इस्तेमाल
करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पिच ड्राइव क्या होता है, कि एंगल ऑफ विंड ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू विंड, और यार ड्राइव का इस्तेमाल किस लिए होता है, रोटर को नॉर्मली विंड को फेस करने के लिए हम हमेशा क्या रखते हैं, उसके सामने ही रखते हैं जैसे जैसे विंड डायरेक्शन चेंज होती जाती है। क्लियर है। नैसेल की बात करें, अगर हम नैसेल की बात करें तो नैसेल को अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कवर हाउसिंग। ये क्या है, इट इज़ अ कवर हाउसिंग, इट इज़ अ कवर हाउसिंग। ये एक कवर हाउसिंग है दैट कंटेन्स all component of wind power system, all component of wind power system। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो नैसेल क्या है, नैसेल जितने भी विंड पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स की एक कवर हाउसिंग है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसी नैसेल के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट such as gearbox, generator, controller and brake assembly। क्लियर है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे इन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट की क्या है, एक कवर हाउसिंग है, इसी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट आप देखेंगे ये कवर हाउसिंग बनी हुई है। तो इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर आपके ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स की जो कवर हाउसिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नैसेल बोलते हैं। तो नैसेल के अंदर ही जनरेटर होता है, गियर बॉक्स होता है, शाफ्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ आपके ब्रेक और ड्राइव मैकेनिज्म होते हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विंड टरबाइन वी हैव और विंड पावर प्लांट वी हैव। इज दैट क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब इससे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं यार। विच कंपोनेंट, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है विंड पावर प्लांट में जो एंगल ऑफ ब्लेड, जब भी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो एंगल ऑफ ब्लेड को भी ये क्या करता है, चेंज करता है, ताकि हम मैक्सिमम विंड को कट कर सकें। तो इसके लिए कौन सा ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, पिच ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिच ड्राइव। क्लियर है। नैसेल क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, कवर हाउसिंग होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से, जनरेटर है, गियर बॉक्स है, आपके शाफ्ट हैं, और जितने भी आपके ड्राइव्स वगैरह हैं या ब्रेक असेंबली है, ये सारे इसी नैसेल के अंदर होते हैं। पिच ड्राइव क्या करता है, मैंने बता दिया कि जब भी विंड की डायरेक्शन चेंज होगी तो एंगल ऑफ ब्लेड्स को भी ये चेंज करता है या कंट्रोल करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि या कंट्रोल इन अ विंड एनर्जी पावर प्लांट, या कंट्रोल का काम क्या है, इट रोटेट्स द टरबाइन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रोटेट्स द टरबाइन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, कंट्रोल गियर स्पीड, कंट्रोल द टरबाइन स्पीड। गलत है, टरबाइन स्पीड को कंट्रोल नहीं करेगा, गियर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये भी गलत है। रोटेट द टरबाइन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस नहीं, बिकॉज या कंट्रोल वर्टिकल एक्सिस में यूज़ नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इट इज़ यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जब भी अगर देखा जाए कि जितनी भी आपकी विंड की डायरेक्शन चेंज होगी और जैसे ही हवा की दिशा चेंज होगी तो या कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली उसी डायरेक्शन में हम ब्लेड को भी रखेंगे, रोटर ब्लेड्स को, जिस डायरेक्शन में आपका विंड क्या कर रहा है उससे डायरेक्टली कोलाइड करे। क्लियर है। ताकि हम क्या कर सकें, मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सकें। तो उसके लिए हम या कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा है, इट इज़ यूज टू कीप द रोटर फेसिंग इनटू द विंड एज द विंड डायरेक्शन चेंजेस। तो हमेशा ऐसा रखना चाहिए रोटर को कि वो हमेशा विंड को क्या कर सके, फेस कर सके, और उसके लिए हम या ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि द रीजन एट विच द विंड टरबाइन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पावर, वो रीज़न जिस पर विंड टरबाइन पावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, बिलो दिस स्पीड इट इज़ नॉट वर्थ वाइल नॉर इफिशियंट टू टर्न द टरबाइन ऑन इज कॉल्ड एज। ये कह रहा है कि वो रीज़न जिस पर
विंड टरबाइन पावर प्रोड्यूस करने लगता है और इस स्पीड के नीचे अगर देखा जाए तो विंड टरबाइन जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। वो रीज़न क्या कहलाता है? तो बेटा अगर हम बात करें तो इस रीज़न को हम बेसिकली कहते हैं, नॉर्मली जब देखा जाए कि विंड टरबाइन का अगर हम पावर कर्व देखें तो इसके पावर कर्व में देखा जाता है कि नॉर्मली आपके एक कट इन स्पीड होती है। कट इन स्पीड बेसिकली अगर हम देखें तो नॉर्मली 6 से 9 मील पर आवर होती है। तो जब भी हम कट इन स्पीड की बात करें तो कट इन स्पीड वो स्पीड है, बेसिकली अगर हम बात करें जो कट इन स्पीड है, कट इन स्पीड वो स्पीड है जिसके नीचे विंड टरबाइन ऑन नहीं होता है, मतलब पावर का जनरेशन नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? हमेशा कट इन स्पीड कहलाता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो रीज़न आप बताइए जिस पर टरबाइन जो है पावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे और इस स्पीड के नीचे टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर रहा है, टरबाइन ऑन नहीं है, देन वो क्या कहलाता है? तो आंसर, ऐसी स्पीड को हम हमेशा कट इन स्पीड कहते हैं। और ये कैसे पता चलता है हमें? जब भी हम पावर कर्व विंड टरबाइन का देखेंगे तो उस चीज़ों से हमें पता चलता है कि बेसिकली हमारा जो कट इन स्पीड है वो क्या है, हमारी कटआउट स्पीड क्या है, हमारी रेटेड स्पीड क्या है। तो नॉर्मली कट इन स्पीड जो होती है व्हेन द ब्लेड स्टार्ट रोटेटिंग एंड द जनरेटिंग पावर, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज कट इन स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कट इन स्पीड। कट इन स्पीड क्या है? इट इज अ स्पीड एट विच ब्लेड start rotating and generating power क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कट इन स्पीड वो स्पीड होती है जिस पर ब्लेड अब रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है और पावर को जनरेट करने लगता है। नॉर्मली अगर कट इन स्पीड हम देखें तो ये कितनी होती है? ये 6 से लेकर 9 मील पर आवर होती है। कितनी होती है बेटा? 6 से 9 मील पर आवर होती है। और जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती जाती है हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अनटिल इट रीचेज अ लिमिट, दैट लिमिट इज़ कॉल्ड एज रेटेड स्पीड। तो हमेशा अब हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले जो होती है वो कट इन स्पीड होती है। कट इन स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी भी अब बढ़ती जाएगी। कहाँ तक? एक लिमिट तक, अप टू रेटेड स्पीड। ध्यान रखना है, अप टू रेटेड स्पीड। तो जब भी हम बात करें कि जो पावर कर्व हम जब विंड टरबाइन का देखते हैं तो विंड टरबाइन के पावर कर्व में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली कुछ इस तरीके का पावर कर्व होता है। तो यहाँ पे ये आपका नॉर्मली पावर होता है, ये आपकी स्पीड होती है। तो इस स्पीड को कुछ इस तरीके का आपका ये पावर कर्व होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पीड होती है, दिस स्पीड इज कॉल्ड एज कट इन स्पीड। इसी स्पीड से ऊपर अब ये क्या करने लगता है? ये पावर जनरेट करने लगता है। तो ये वो मिनिमम स्पीड है जिस पर आपका ब्लेड क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। क्या कहलाता है? कट इन स्पीड। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पावर भी या इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर देखें तो ये स्पीड क्या हो जाती है? अब स्पीड बढ़ाने पर पावर ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। ये वो लिमिट क्या हो जाती है? रेटेड स्पीड। तो ये इसकी जो है रेटेड स्पीड कहलाती है। कौन सी स्पीड? रेटेड स्पीड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कट इन स्पीड के बाद आप स्पीड को बढ़ाते जाते हो तो विंड स्पीड अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगा अनटिल इट रीचेज द रेटेड स्पीड। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो टरबाइन जो है वो मैक्सिमम या रेटेड पावर प्रोड्यूस करता है। एट दिस स्पीड द टरबाइन विल प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर। कौन सा पावर? मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्पीड पर टरबाइन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा, रेटेड स्पीड पे प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज द पॉइंट द टरबाइन प्रोड्यूसेस इज मैक्सिमम और रेटेड पावर, और यही रेटेड पॉइंट आपकी कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि फर्दर अगर हम विंड स्पीड को क्या करें? बढ़ा दें, देन उस समय जो पावर जनरेटेड बाय द स्पीड है दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है?
अगर हम बात करें कि ये कट आउट स्पीड जो नॉर्मली इस कट आउट स्पीड से भी अगर जो है ज़्यादा हो जाए, देन ये सिंपली क्या हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली अगर देखा जाए कि जिस पावर कर्व को एक बार समझिए, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सिंपल सा जब भी हम विंड टरबाइन के पावर कर्व को देखें तो बेसिकली एक स्पीड होती है, मिनिमम स्पीड, जिसके ऊपर अगर देखा जाए तो विंड टरबाइन क्या करने लगती है, इसका ब्लेड रोटेट करने लगता है और पावर जनरेट करने होने लगता है। तो ये कट इन स्पीड कहलाती है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, टरबाइन ऑन नहीं होगा। दूसरा, अब जैसे जैसे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाते जाते हैं विंड की, जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी पावर जनरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन ये एक लिमिट तक बढ़ेगा अप टू द रेटेड स्पीड। इस समय जो पावर जनरेट हो रहा है दैट विल बी द मैक्सिमम पावर जनरेटेड। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, देन स्पीड को बढ़ाने पे आप अगर देखोगे तो वहाँ पर अब आपका पावर आउटपुट चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करेगा, जनरेट करता जाता है। तो क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो रीज़न बताइए जिसपे टरबाइन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पावर, एंड इसके नीचे अगर देखा जाए तो उस समय आपका वो इफिशिएंट नहीं है, नॉट वर्थ वाइल है, और टू टर्न टरबाइन ऑन, देन यही स्पीड क्या कहलाती है, कट इन स्पीड रीजन कहलाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगला हम आते हैं। नेक्स्ट, अगला अगर बात करें कि इफ़ द स्पीड ऑफ अ विंड स्ट्रीम रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर कोई भी विंड स्ट्रीम है उसकी स्पीड जो है अनचेंज्ड है, स्टडी है, कांस्टेंट है, वाइल पासिंग थ्रू द रोटर, देन उस समय क्या होगा। तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि हमेशा जो इसकी स्पीड होनी चाहिए विंड की वो वैरी होती है। अगर ये स्पीड जो है वो अनचेंज्ड हो गई तो जब भी इट स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड वाइल पासिंग थ्रू द रोटर, देन उस समय जो पावर का प्रोडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ज़ीरो। तो ज़ीरो पावर विल बी जनरेटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ द स्पीड ऑफ विंड स्ट्रीम रिमेन्स अनचेंज्ड वाइल पासिंग थ्रू द रोटर, अगर रोटर से पास होते हुए विंड की जो विंड स्ट्रीम है उसकी स्पीड जो है वो अनचेंज हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, देन उस समय कोई भी पावर जनरेट नहीं होगा, ज़ीरो पावर विल बी जनरेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट, अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यार तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट एनर्जी। डेफिनेटली ये आपका करेक्ट है कि विंड एनर्जी जो है वो एक इंटरमिटेंट एनर्जी है, बिकॉज अगर देखा जाए तो हो सकता है विंड कभी तेज़ हो सकती है, कभी धीमा फ्लो कर रही है, कभी हो सकता है आंधी तूफान आ जाए, कभी ऐसा भी हो कि हवा भी ना चले। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव है या इंटरमिटेंट है। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यार कि विंड एनर्जी क्या है, इट इज़ एन इंटरमिटेंट एनर्जी। दूसरा, इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एट रिमोट एंड आइसोलेटेड प्लेसेस। हाँ, अगर हम देखें कि कुछ ऐसे एरिया, सपोज हम हिली एरियाज़ में हैं, हिली एरियाज़ में जहाँ पे हम हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो उस एरिया में या उस हिली एरिया या रिमोट एरिया में या कोई आइसोलेटेड प्लेस है तो वहाँ पे हवा तो फ्लो करेगी ही, तो हवा के बहाव से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है रिमोट और आइसोलेटेड प्लेसेस पर। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। पहला, विंड एनर्जी क्या है, एक इंटरमिटेंट एनर्जी है। दूसरा, इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एट रिमोट एंड आइसोलेटेड प्लेसेस। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि विंड एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर, कि विंड एनर्जी क्या वेदर पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं, डेफिनेटली विंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेदर। तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है कि विंड एनर्जी जो है वो वेदर कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर, नहीं, ये वेदर पे डिपेंड करती है कि मौसम कैसा है, उसके हिसाब से आपका विंड होता है। ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर, ये गलत है। इट इज़ अ क्लीन एनर्जी, हाँ, विंड एनर्जी इज़ अ क्लीन एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी है, इंटरमिटेंट एनर्जी है, रिमोट एंड आइसोलेटेड प्लेसेस के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होती है। डज नॉट हैव एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या इसका कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता है, ये भी गलत है। विंड एनर्जी का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, इट इज़ हैविंग सम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट।
नॉर्मली अगर देखा जाए कि जहाँ पर विंड पावर प्लांट्स हैं तो उसके लोकल जितने भी वाइल्ड लाइफ्स हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, तो वो बर्ड्स वगैरह विंड ब्लेड से कट जाती हैं और मर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो उनके लाइफ वगैरह के हजार्ड्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट डालती है इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ पे, तो ये ध्यान रखना है कि इसका इम्पैक्ट रहता है वाइल्ड लाइफ पे। इज़ दैट क्लियर? तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि विंड एनर्जी जो है वो इंटरमिटेंट एनर्जी है, सही है। ये रिमोट और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली यूज़फुल होती है, ये भी सही है। वेदर कंडीशन पे डिपेंड करती है, तो सी गलत हो गया। इट इज़ अ क्लीन एनर्जी, ये भी सही है। डज नॉट हैव एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, नहीं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, देन ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट हैं, तो ए, बी और डी ओनली, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज। क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ विंड पावर प्लांट्स। तो विंड पावर प्लांट्स के एडवांटेज की बात करें तो पहला, इट इज़ क्लीन। ये कैसा है? एकदम क्लीन एनर्जी है। उसके साथ साथ अगर देखें दूसरा, तो यहाँ पर कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं ज़ीरो कार्बन एमिशन। यहाँ पर कोई भी कार्बन एमिशन नहीं है, तो ज़ीरो कार्बन एमिशन। नेक्स्ट, तीसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि इट डिपेंड्स ऑन द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या ये फॉसिल फ्यूल के कंबशन पे डिपेंड करता है? नहीं, डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देखें तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। चौथा, अगर हम बात करें कि विंड एनर्जी क्या है? फ्री है, तो विंड एनर्जी इज़ फ्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, कि ये क्लीन होती है, कार्बन एमिशन नहीं होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, विंड एनर्जी हमेशा फ्री होती है, ये एयर को पॉल्यूट नहीं कर सकती है लाइक अदर पावर प्लांट्स। जैसे कि आप देख सकते थे कि आपके थर्मल पावर प्लांट्स थे जो कि एयर को काफ़ी पॉल्यूट कर रहे थे, बट यहाँ पर नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, विंड एनर्जी फ्री है, ज़ीरो कार्बन एमिशन है, क्लीन है, और एक लेस स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर लेस स्पेस इज़ यूज्ड। तो विंड एनर्जी में अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो आपके विंड मिल्स होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि नीचे की ज़मीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं, और इसमें केवल टावर के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत होती है, तो लेस स्पेस इसमें यूज़ होता है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर इज़ दैट। विंड पावर का मेन डिसएडवांटेज क्या है? तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट के डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला, इट इज़ इंटरमिटेंट, ये इसका डिसएडवांटेज है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो पहला, इट इज़ इंटरमिटेंट, मतलब इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सोर्स। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये हमेशा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस नॉइज़। नॉर्मली एक कार जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और जितना नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकती है, उतना ही नॉइज़ इसका एक जो है टावर प्रोड्यूस करता है, तो इट प्रोड्यूसेस नॉइज़। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो नॉर्मली ये जो आपके वाइल्ड लाइफ है उस पर इम्पैक्ट डालता है। जो भी, जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपके टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करते हैं उसके कारण जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो किल्ड हो जाती हैं, मारी जाती हैं। तो प्रोवाइड सम इम्पैक्ट, provides negative impact on वाइल्ड लाइफ। तो जो भी आपके वाइल्ड लाइफ होते हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो ज़्यादा है, देन हम ये कह सकते हैं इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। हालांकि यही तीन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं कि पहला इंटरमिटेंट एनर्जी है, दूसरा नॉइज़ को प्रोड्यूस करता है, तीसरा जो भी आपके लोकल वाइल्ड लाइफ्स होती हैं वहाँ पर वो इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा, और वो भी बेसिकली एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि विंड ब्लेड्स आपके रोटेट कर रहे हैं तो पक्षियाँ वगैरह जाती हैं तो वो कट के मर सकती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में आए कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर प्लांट इज दैट इट इज़ अवेलेबल ओनली इन कोस्टल एरिया, wind energy system are noisy when in operation,
लार्ज लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मेन ड्रॉबैक है, वो मेन ड्रॉबैक इसका क्या है कि इट इज़ अवेलेबल ओनली इन कोस्टल एरिया। नहीं, ऐसी ज़रूरी बातें नहीं हैं। दूसरा, विंड एनर्जी सिस्टम आर नॉइजी इन ऑपरेशन। हाँ सर, जो विंड एनर्जी सिस्टम होते हैं आर नॉइजी व्हेन इन ऑपरेशन, जब भी ऑपरेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज लैंड एरिया इज़ रिक्वायर्ड, नहीं, यहाँ पे लार्ज लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेस होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि यार आप जो है विंड पावर प्लांट्स में कौन सा जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये ध्यान रखना है कि विंड पावर प्लांट्स में हम इंडक्शन जनरेटर यूज़ करते हैं। तो इंडक्शन जनरेटर इज़ यूज्ड इन विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट में हम कौन सा जनरेटर यूज़ करेंगे, हमेशा इंडक्शन जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला हम आते हैं यार कि एक विंड टरबाइन है, ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक विंड टरबाइन जो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, जिसका ब्लेड लेंथ कितना है, 20 मीटर है। तो विंड पावर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो विंड स्पीड दिया हुआ है v बराबर मान लिया कितना, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। जो ब्लेड की लेंथ है वो लेंथ कितनी है, लेंथ है 20 मीटर, लेंथ ऑफ ब्लेड। और हम जानते हैं यार कि जो एयर डेंसिटी होती है वो एयर डेंसिटी कितनी होती है, रो से अगर रिप्रेजेंट करें तो एयर डेंसिटी होती है 1.23 kg पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है कि एयर डेंसिटी कितनी होती है, 1.23 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो एरिया कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो जो आपका लेंथ ऑफ ब्लेड है, जो ब्लेड की लेंथ है वही क्या एक्चुअल में रेडियस है, तो वही अगर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब 20 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 400 पाई आ जाएगा। तो ये हमें एरिया पता चल गया, 400 पाई मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि जो विंड पावर होता है वो विंड पावर कितना होता है यार, विंड पावर P बराबर होता है हाफ रो ए वी क्यूब, हाफ रो ए वी क्यूब। याद रखना है, ये विंड पावर का फॉर्मूला है। विंड पावर हमेशा कितना होता है, हाफ रो ए वी क्यूब। रो क्या है, रो एयर डेंसिटी है, ए क्या है, एरिया है, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू रो कितना है 1.23 इंटू ए कितना है, ए अभी हमने निकाला है कितना 400 इंटू पाई इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 का क्यूब। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 772.44 किलोवाट। इतना पावर हम जनरेट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और हमने यहाँ कंप्लीट डिस्कशन आपको बता दिया कि विंड पावर प्लांट्स के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, विंड पावर प्लांट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं और बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए सर, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए